महिला उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान अग्रवाल कन्या महाविद्यालय गंगापुर सिटी, जहां सिर्फ सिलेबस नहीं सपने भी पूरे किए जाते हैं। पिछले 31 वर्षों से गंगापुर क्षेत्र की बेटियों के भविष्य निर्माण में प्रयासरत। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अ सेशन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में हम लिटरेरी टर्म्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, वो आप तैयार कर लेना। बिल्कुल एक भी टर्म आपको छोड़ना नहीं है, पूरे कंप्लीट करने हैं। ओके, इसके बाद हम डिटेल स्टडी पर पोइट्री पर हम आते हैं। तो जनरल डिस्कशन हमने एडमंड स्पेंसर के बारे में, और जिस एज से ये बिलोंग करते हैं, कौन सी एज से? एलिजाबेथन एज से। क्योंकि जिस भी पोइट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं या कोई भी पोइम हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले हम जो पोइट जिसने लिखी है उसके बारे में जानेंगे और वो किस एज से बिलोंग करते हैं। क्योंकि एलिजाबेथन पीरियड, मेटाफिजिकल पीरियड एंड इसके साथ ही एक और है आपके सिलेबस में न्यू क्लासिकल पीरियड। ये आपको लिटरेरी हिस्ट्री वाले टॉपिक में ये क्लियर करने हैं। तो सबसे पहले हम लेट्स क्विकली रिवाइज द एलिजाबेथन पीरियड। इससे पहले वाले लेक्चर में हालांकि हम इसको डिटेल कर चुके हैं कंप्लीट, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज करेंगे क्विकली। ओके स्टूडेंट्स, आइस एंड फायर, ये हम पोइट्री पढ़ेंगे किसकी? एडमंड स्पेंसर की। ओके, डिटेल स्टडी आज हम शुरुआत करेंगे इस पोइट्री की। इससे पहले हम एलिजाबेथन पीरियड कब से शुरुआत इसकी मानी जाती है? 1558 से 1603, लगभग 45 ईयर्स से चली थी। और इस एज से ही ये एडमंड स्पेंसर जो है ये बिलोंग करते हैं। एलिजाबेथन पीरियड को इन 3 डिफरेंट नेम से भी जाना जाता है। अगर आपके लॉन्ग क्वेश्चन में इनमें से डायरेक्ट एलिजाबेथन पीरियड के बारे में क्रिटिकल नोट बताइए, इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये ना दे करके, अगर शेक्सपियर एज, रेनेसां एज, इस तरह से भी अगर क्वेश्चन पूछ ले जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये डिफरेंट इसी के नेम है। एलिजाबेथन एज क्यों कहते हैं? क्योंकि इंग्लैंड में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, इन्होंने ये शासिका बनी है, इन्होंने गद्दी संभाली, इनके हाथ में आया। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो हमें इस टाइम देखने को मिलती है। इससे पहले क्या था, ये घटनाक्रम हम इससे पहले की वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। हम थोड़ा सा शॉर्ट में ही देखेंगे बस। शेक्सपियर एज भी इसको कहते हैं क्योंकि ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट थे इस एज के। रेनेसां जो लिटरेरी टर्म में आपको मैंने पहले भी बताया है कि टर्म आपको सारी ही क्लियर करनी है, कहीं ना कहीं देखना, हम डिटेल स्टडी में ये सारी यूज होने वाली है। रेनेसां इसको कहते हैं, ये पुनर्जागरण का काल चल ही रहा था। इटली से इसकी शुरुआत हुई 14वीं शताब्दी में, तो इसके बाद 15वीं, 16वीं, 17वीं, इन शताब्दियों में धीरे धीरे बढ़ता हुआ ये इंग्लैंड में भी आया। तो ये पीरियड चल रहा था। एलिजाबेथन एज 1508 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। इस एज को गोल्डन एज भी कहते हैं। शेक्सपियर के ड्रामा ने इतने फेमस हुए थे इस एज में कि इस एज को क्या बना दिया? गोल्डन एज। इससे पहले क्या था ये जानना भी थोड़ा जरूरी है कि इंग्लैंड में ट्यूडर डायनेस्टी थी, ट्यूडर पीरियड चल रहा था। कौन इसके शासक थे ये भी हम थोड़ा सा इसमें डिस्कस करेंगे। इसके बाद जैकोबियन एज आई थी, जैकोबियन एरा। एलिजाबेथन पीरियड में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। इससे पहले बहुत उथल-पुथल, कोई सही से शासक नहीं कर पा रहा है। ट्यूडर डायनेस्टी में क्या हो रहा है ये देखेंगे हम। इन्होंने एलिजाबेथन फर्स्ट ने क्यों लंबी टाइम तक शासन किया? क्योंकि ये तो स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। एक इन्होंने देखो कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, इनके बीच में आपस में संघर्ष लंबा चलता रहा। जो शासक जिस धर्म से बिलोंग करता था उसको तो आपस आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रचार प्रसार उसका करता था, लेकिन दूसरे ही धर्म को दबाने के लिए भी सारे कंडे एक तरह से अपनाता। तो सेक्युलरिस्ट, इन्होंने दोनों ही धर्म को एक सेम इम्पोर्टेंस दी एलिजाबेथ फर्स्ट ने, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, इन दोनों ही रिलीजन को। रिलीजन, चर्च, पोप, इनकी इम्पोर्टेंस कम हुई जो रेनेसां से पहले देखने को मिलती है मिडाइवल एज में। ठीक है, लॉजिक, रीजन, मनुष्य के विवेक को, तर्क वितर्क को, एक ह्यूमनिज्म को, मानववाद पर जोर दिया जाने लगा। मानव का खुद का अपने एक एग्जिस्टेंस है, उसकी महत्ता है। धर्म, पोप, चर्च, ये सब अपने ही हित में ये सब बोलते हैं, लेकिन मानव को खुद को अपना एक तरह से मतलब आगे पता होना चाहिए ह्यूमनिज्म के बारे में कैसे। इम्प्रूव इन ऑल फील्ड में हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। पॉलिटिक्स याद करने के लिए शॉर्ट फॉर्म ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में काम आएगा, पर्सिया। पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, रिलीजन, सोसाइटी, इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस एंड आर्टिस्टिक ट्रेंड्स, इन सारे फील्ड्स में हमें डेवलपमेंट देखने को इस एज में मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, कई फॉर्म में लिटरेचर लिखा जाने लगा था। ड्रामा के कारण तो ये क्या बन गई थी? गोल्डन एज। शेक्सपियर के ड्रामा फेमस है, यहाँ हम पढ़ेंगे भी और इसकी पोइट्री भी पढ़ेंगे। कॉमेडी और ट्रेजेडी, इन दोनों के मेल से एक नया फॉर्म सामने आया, ट्रेजी कॉमेडी।
जिसमें कॉमेडी का भी टच होता था और ट्रेजेडी का भी। पोइट्री भी लिखी गई, हालांकि ड्रामा ने बहुत फेमस बना दिया, लेकिन पोइट्री भी लिखी गई। एडमंड स्पेंसर हम पढ़ रहे हैं, इन्होंने एक अलग फॉर्म सोनेट, स्पेंसरियन सोनेट, स्पेंसरियन स्टैंजा, एक अलग फॉर्म डेवलप की। ड्रामेटिक ब्लैंक वर्स देखने को भी मिलता है। ब्लैंक वर्स क्या है ये आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, टर्म में हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं, इसको क्लियर कर चुके हैं ब्लैंक वर्स क्या है। ठीक है, तो लिटरेचर में क्या देखने को मिलती थी, वेराइटी ऑफ लिटरेचर कुड बी सीन इन दिस एरा। ओके, लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी यहाँ पर हमें। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड में हम जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पीस प्रॉस्पेरिटी ही देखने को मिलती है, कई चैलेंजेस भी थे इस एज में। तो ये आपको लिटरेरी हिस्ट्री वाले टॉपिक में वहाँ हेल्प करेगा, तो यहाँ से आप जो कुछ नोट करना चाहो कर लीजिए। ओके, यहाँ पर ट्यूडर डायनेस्टी मैंने आपको बताया। इससे पहले कौन सी डायनेस्टी, ट्यूडर डायनेस्टी चल रही थी। किसने एस्टेब्लिश की, हेनरी 7 ने। इसके बाद इनका बेटा हेनरी 8 आया। देखो यहाँ उस समय ऐसा था कि इनको बेटा ही चाहिए, आगे शासन संभालने के लिए बेटा ही चाहिए। इन्होंने पहले कैथरीन ऑफ आर्गन इनसे शादी की, जो कैथोलिक थी। और हेनरी 8 क्या था, ये एक तरह से एक हार्ड प्रोटेस्टेंट था। इनसे इनको मैरी बेटी, लेकिन इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि इनको आगे शासन संभालने के लिए बेटा चाहिए था। एन वेलियन से इस तरह इन्होंने 6 मैरिज की। एलिजाबेथ फर्स्ट जो बाद में आगे शासिका बनती है, जैन सेमूर से भी इन्होंने शादी की, तो एडवर्ड फर्स्ट इनके बेटा हुआ। तो यहाँ जब इनकी डेथ के बाद एडवर्ड फर्स्ट जो किंग बना, तो लेकिन अपनी बीमारी के कारण, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी मेडिकल कंडीशंस नहीं थी, यहाँ पर देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये कम थी, जीवन प्रत्याशा कम थी इस चीज़ में। तो केवल ये किसी बीमारी की वजह से 6 साल तक ही ये शासन कर पाया। इसके बाद लेडी जैन ग्रे, इनकी कजिन, इन्होंने 9 डेज तक, केवल 9 डेज तक शासन किया। फिर मैरी फर्स्ट, जो किसकी बेटी थी, कैथरीन ऑफ आर्गन, मैरी फर्स्ट, तो ये तो एकदम स्ट्रॉन्ग कैथोलिक, और यहाँ ये प्रोटेस्टेंट। तो इन्होंने इसके खिलाफ, प्रोटेस्टेंट के खिलाफ एक अभियान सा छेड़ दिया और वहाँ काफ़ी मर्डर करवाए इनके, तो ब्लडी मैरी के नाम से भी इनको जानते हैं। इसके बाद इनकी हत्या कर दी गई। तो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने शासन संभाला और एक कसम खाई थी कि वो आजीवन शादी नहीं करेगी, क्योंकि इन्होंने एक बैकग्राउंड में ऐसा घटनाक्रम देखा था कि कहीं ना कहीं बेटे की चाह और एक तरह से पैट्रियार्की यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इन्होंने, ये अनमेरिड रही थी लाइफ टाइम, एलिजाबेथ फर्स्ट इन्हीं के नाम पर लास्ट रूलर थी ट्यूडर डायनेस्टी की, यहाँ आप देख ही रहे हैं। इन सब के बाद इनके नाम पर एलिजाबेथ इसका नाम ये पड़ा था। ओके, नेक्स्ट देखिए, एडमंड स्पेंसर 1552 से 1599 तक इनका लाइफ पीरियड माना जाता है। इंग्लिश पोइट है ये। तो एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं, इसलिए हमने थोड़ा सा एलिजाबेथ एज के बारे में जाना। अब देखिए हम कौन सी पोइम पढ़ने जा रहे हैं एडमंड स्पेंसर की, आइस एंड फायर। सेड विद मी, आइस एंड फायर। अबाउट द पोइट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम। ये हालांकि हमने थोड़ा सा डिस्कस कर ही चुकी थी इसको। एडमंड स्पेंसर जो है, किनके लिए बेस्ट नोन, फॉर द फेरी क्वीन। इनका एक ऐसा इम्पॉर्टेंट वर्क था ये, जिन्होंने इनको बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि दिलाई। फेरी क्वीन एंड एपिक पोइम थी। इनका जन्म 1552, यहाँ पर थोड़ी कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है, लेकिन जो माना जाता है जनरली 52 ही एक्सेप्ट किया जाता है। डाइड 13 जैन 1599, लंदन में ही इनकी मृत्यु हुई थी। और रेस्टिंग प्लेस कहाँ दफनाया गया था, वेस्टमिंस्टर एबी में। ही इज ऑफन कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज में। ग्रेटेस्ट पोएट में से भी एक माने जाते हैं। ये फेरी क्वीन, इनकी जो एपिक पोएम है, इनके लिए बहुत ज़्यादा इनको प्रसिद्धि मिली थी। एजुकेटेड इन लंदन एट मर्चेंट टेलर्स कंपनी एंड मेट्रिकुलेटेड एज अ सीजर, से यहाँ पर मतलब है एक तरह से इनको स्कॉलरशिप मिलती थी, उस बेस पर उन्होंने अपनी स्टडी कंटिन्यू रखी थी। कहाँ से, पेम्ब्रोक कॉलेज कैम्ब्रिज से। He was born into the family of an obscure clothmaker named John Spencer। एक मैंने आपको यही बताया था, ये मतलब एक साधारण ही फैमिली से बिलोंग करते थे। आप देखिए, लेकिन आगे इनका नेम एंड फेम। तो ऐसा क्या सीखने को मिलता है, हम चाहे कैसी भी फैमिली में बॉर्न हुआ है, अगर हमारा फर्म डिसीजन है, हार्ड वर्क हम करते हैं और परसिस्टेंस है, लगातार अपनी जो है जो हमारे एक तरह से इंटरेस्ट है उसके पीछे हम लगातार लगते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने उस गोल को, अल्टीमेट गोल को, कैसी भी परिस्थितियां हैं हम पा लेते हैं। लेकिन हमें परसिस्टेंट, लगातार उसके पीछे हमें उसको बनाए रखना है, उसको जिंदा रखना है, मतलब अपने उस एम को, इंटरेस्ट को।
तो यहाँ आप देख रहे हैं जनरल फैमिली में इनका जन्म हुआ है, ऑब्सक्योर जो भी देखो अनक्लियर, अस्पष्ट, कोई जानता नहीं था इनके फादर को। बिलोंग टू मर्चेंट टेलर्स कंपनी, जहाँ से इन्होंने स्कूलिंग की थी वहीं से, उस कंपनी से ये बिलोंग करते थे। और मैरिज जिनकी हुई थी इनसे एलिजाबेथ से, उनके बारे में भी देखो कहा गया है कि ऑलमोस्ट नथिंग इज नोन, कुछ भी उनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जाना जाता है। ये देखो कुछ फेमस वर्क्स, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ये थोड़ा लिखने पड़ेंगे। शेफर्ड्स कैलेंडर, फेरी क्वीन, जिनके लिए इनको जाना जाता है मेनली। स्पेंसर, वेल नोन एंड रेस्पेक्टेड पोइट एवरीवेयर, एंड एमोडिटी यहीं से इसको लिया गया है जो हम आइस एंड फायर पढ़ेंगे। सोनेट 75 कुछ फेमस इनके वर्क्स हैं ये। एडमंड स्पेंसर वाज वन ऑफ द की लिटरेरी फिगर्स ऑफ इंग्लिश रेनेसां, इंग्लिश रेनेसा की लिटरेरी फिगर थे। और इंग्लिश रेनेसा को हम डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सा यहाँ देखिए, एक टाइम इन विच मेजर चेंजेस ऑकर, मेजर चेंजेस से यहाँ पर मतलब इससे पहले मिडाइवल एज में डार्क एज जिसे माना जाता है, तो उस एज से आगे बढ़कर मेजर चेंजेस आए। कहाँ पर आए? इन एवरी फील्ड, इस हर एक फील्ड में, गवर्नमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स एंड द कल्चर फ्लरिश, फला फूला ये सब। द मिडल ऑफ 16th एंड 17th सेंचुरी, इस समय कौन सी एज चल रही थी? रेनेसा भी। तो इसको रेनेसा भी बोलते हैं, एलिजाबेथन एज भी बोलते हैं और शेक्सपियरन एज भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए स्पेंसर के बारे में। स्पेंसर वाज कॉल्ड, स्पेंसर को क्या कहा जाता है? पोइट। ये ना शॉर्ट क्वेश्चन बनता है इसका कि किस पोइट को पोइट कहा जाता है। किसने कहा था? चार्ल्स लैंग ने। कवियों का भी कवि है। केट मार्क्स, केट क्या कहते हैं इनके बारे में? इट वॉज द चाइल्ड ऑफ रेनेसां एंड रिफॉर्मेशन, इस एज के क्या थे? ये चाइल्ड थे। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है रेनेसां रिफॉर्मेशन को। एलेक्जेंडर पोप कंपेयर्ड स्पेंसर टू अ मिस्ट्रेस हुज फॉल्ट्स वी सी बट लव हर विद देम ऑल। क्या बोलते हैं? कंपेयर स्पेंसर को किससे कंपेयर किया है? ए मिस्ट्रेस, एक ऐसी मिस्ट्रेस से जिसकी फॉल्ट्स को हम देखते हैं, जानते हैं, लेकिन फिर भी उसे बहुत प्यार करते हैं। अलेक्जेंडर पोप ने स्पेंसर के बारे में ये कोट किया है। तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में ये कोट डाल के आनी है, लिखना है ये। अकॉर्डिंग टू लॉन्ग, विलियम जे लॉन्ग क्या कहते हैं इनके बारे में? इट इज स्पेंसर आइडियलिज्म, स्पेंसर के आइडियलिज्म है ये। हिज लव ऑफ ब्यूटी एंड हिज एक्विसाइट मेलोडी which have caused him to be known as the poet's poet। ये क्या कहते हैं स्पेंसर के बारे में? स्पेंसर ये हैं जिन्होंने ये सारी ये क्वालिटी रखते हैं और जिसके कारण इनको क्या कहा जाता है? पोइट्स पोइट। ले हंट क्या कहते हैं? आई थिंक दैट इफ ही हैड नॉट बीन अ ग्रेट पोइट, देवर है एक ग्रेट पोइट थे। ग्रेट पोइट अगर नहीं होते, इस दिशा में अगर नहीं गए होते, तो क्या होते? ही वुड हैव बीन अ ग्रेट पेंटर, क्योंकि बहुत अच्छे पेंटर भी थे ये एडमंड स्पेंसर। इन क्वेश्चन से जो भी आप लॉन्ग क्वेश्चन में राइट करना चाहो यहाँ से राइट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम पोइम के बारे में देखते हैं। थोड़ा थीम जो है इसके बारे में देख लेते हैं, फिर इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। आइस एंड फायर। The sonnet entitled Ice and Fire, क्या है ये? सोनेट है। क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है सोनेट की? अच्छा 14 लाइन्स का। ओके 14 लाइन्स की कविता होती है। सोनेट एंटाइटल्ड आइस एंड फायर इज द 30th सोनेट इन द 12th of 89 सोनेट्स कॉल्ड एमोरेटी। एमोरेटी में कितने सोनेट्स थे? 89। तो उनमें से कौन से नंबर का ये सोनेट है? 13 नंबर का। ओके एक कलेक्शन है ये सोनेट्स का, तो उसमें से ही लिया गया है ये 13 नंबर का। इट इज अ लव सोनेट ऑफ द टाइप दैट वाज फैशनेबल इन एलिजाबेथन इंग्लैंड। उस टाइप का सोनेट है, एक लव सोनेट है जो कि उस समय एलिजाबेथन पीरियड में जो एक तरह से फैशनेबल एक ऐसी फॉर्म थी। स्पेंसर रोड टू सेलिब्रेट हिज मैरिज टू एलिजाबेथ बॉयली। किसके लिए लिखा? स्पेंसर रोड टू सेलिब्रेट हिज मैरिज टू एलिजाबेथ बॉयली के साथ उनकी मैरिज हुई थी, जो आप इससे पहले वाली स्लाइड में ये आपको डिस्कस किया था, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन उस मैरिज को सेलिब्रेट करने के लिए इन्होंने ये सोनेट लिखा। एज वाज स्पेंसर्स हैबिट,
स्पेंसर की जैसे कि जनरल हैबिट थी, सोनेट इज कंपोज्ड इन आइम्बिक पेंटामीटर। अब यहाँ आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज आइम्बिक पेंटामीटर, क्योंकि ब्लैंक वर्स में उसमें हमने इसको क्लियर कर लिया है कि आइम्बिक पेंटामीटर क्या होता है। ब्लैंक वर्स जो कि ऐसी फॉर्म, एक पोइट्री की ऐसी स्टाइल जो मीटर को तो फॉलो करती है लेकिन राइमिंग स्कीम को फॉलो नहीं करती, मीटर को फॉलो करती है। और मीटर के 5 काइंड्स, उनमें से फर्स्ट आइम्बिक, जिसमें फर्स्ट सिलेबल वो कैसा होता है, अनस्ट्रेस्ड, और सेकंड होता है स्ट्रेस्ड। इस तरह की इसमें आगे अभी sorry students, today I am not feeling well. It is love that has given their relationship the power it needs to succeed. मतलब इस पोइम में एक तरह से क्या उनकी रिलेशनशिप को यहाँ पर एक्सप्रेस किया गया है, तो ये उनका लव ही था, प्रेम ही था, जो उन्होंने उन अपनी रिलेशनशिप के साथ मिलकर इसने ये पोइम रचने के लिए एक तरह से उनको इंस्पायर किया, प्रेरित किया। लव हैज़ द एबिलिटी, इसने क्या बताया है इसने कि लव, प्रेम जो है उसमें वो एबिलिटी, कैपेसिटी वो होती है टू ओवरकम ऑल टाइप्स एंड काइंड्स, जो भी सभी तरह के कुछ भी यहाँ पर अर्थ में यहाँ पर ये देख रहा है, जो भी हम अपनी चारों तरफ देखते हैं उन सबको ओवरकम, उन सब से भी पार निकल जाना, वो सब चीज़ जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो चीज़ यहाँ पर ये डिफाइन करेगा। व्हेन इट एग्जिस्ट विद इन अ जेंटल माइंड इट हैज़ द एबिलिटी टू अल्टर एवरीवन्स लाइफ। जब किसी एग्जिस्ट विद इन अ जेंटल माइंड, किसी जेंटल माइंड के साथ जब ये अटैच होता है, काइंड हार्ट के साथ जब ये अटैच होता है, तो इट हैज़ द एबिलिटी टू अल्टर एवरीवन्स लाइफ। तो इसमें ये कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है कि सब कुछ वो चेंज करने की, ऐसी कैपेसिटी वो रखता है। तो क्या है ये डिफाइन, इसको एक्सप्लेन करेंगे इसकी पोइट्री में हम एक्सप्लेनेशन के साथ कि लव को किस थीम किया है मेन इसमें यहाँ पर लव। यहाँ पर देखो जनरल हम थोड़ा सा समझते हैं, आइस एंड फायर। चेंज स्लाइड, फर्स्ट सेकंड स्लाइड लगाना, जो बैक कीजिए, बैक। यस, देखो थोड़ा सा जनरल यहाँ पर देख लेते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन करेंगे इसकी। आइस एंड फायर, हियर यू लुकिंग फायर, आइस, तो ये इसकी थीम क्या है, लव। इज एक्सप्रेसिंग इज डीप फीलिंग विद हिज बिलव्ड के साथ अपनी एक डीप फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है कि वो कह रहा है कि मैं किसके एक तरह हूँ, फायर की तरह। वो क्या कह रहा है, मैं फायर हूँ और मेरा प्यार किसकी तरह है, आइस की तरह। तो यहाँ एक कॉन्ट्राडिक्टरी देखने को मिल रहा है। क्या ये दोनों एक हो सकते हैं, नहीं, यहाँ पर विरोधाभास भी है कि जब फायर के साथ, फायर के संपर्क में अगर आइस आएगी तो ये मेल्ट होगी, पिघलेगी, ठीक है, और अगर या तो इस पर प्रभाव पड़ेगा या फिर इस पर प्रभाव पड़ेगा, या फिर ये आग बुझ जाएगी। अगर आइस या वाटर इसके साथ आएगा तो आग बुझ जाएगी, कहीं ना कहीं इफेक्ट दोनों पर पड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ ये कह रहा है कि ये भले इस प्रेम की अग्नि में जल रहा है लेकिन उसकी प्रेमिका पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, उसका मन सेंसलेस, भाव शून्यता है उसके अंदर, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, वो इतना एक्सप्रेस कर रहा है अपने प्रेम को। लेकिन यहाँ ये और भी कठोर होती जा रही है, जबकि एक सेंस में तो इसको, इसके मन को पिघलना चाहिए, क्योंकि उसका प्रेम एक तरह से फायर से वो कंपैरिजन कर रहा है, इसको पिघलना चाहिए, इसकी प्रेम को एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन ये और भी कठोर होती जा रही है। तो यहाँ एक तरह से कॉन्ट्रडिक्शन हमको देखने को मिलेगा कि यहाँ तो इस पर कोई प्रभाव पड़ रहा है, बल्कि यहाँ पर देखो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा तो होना चाहिए कि जब ये आइस की तरह सेंसलेस, एक भाव शून्यता है, तो इसकी जो प्रेम की अग्नि है इसको कम हो जाना चाहिए। अगर इस पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो इसकी प्रेम की अग्नि को कम हो जाना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, ये तो और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो यहाँ तो लास्ट में वो क्या कहता है, देखो एक फॉर्म है क्वार्ट्रेंस एंड कपलेट, स्पेंसरियन स्टेंजा, शेक्सपियर सोनेट में हमने पढ़ा था कि क्वार्ट्रेंस लाइन में सोनेट है तो 12 लाइन में तो ये इस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहा है कि कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन कपलेट में लास्ट की 2 लाइन्स में वो कह रहा है कि ये प्रेमी है जिसमें ऐसी पावर होती है कि वो कुछ भी एक
यहाँ पर कैसे भी परिवर्तन लाने के लिए ला सकता है वर्ड में। यहाँ पर हम एटमॉस्फेयर में अपने चारों तरफ जो भी चेंजेस, तो वो फ्रेम में ही वो ताकत है कि ये जो विरोधाभास हमें देखने को मिलता है, ये किसकी पावर है, ये लव की। तो एक तरह से अपने लव को ही यहाँ पर ये डिफाइन कर रहा है। ओके, नेक्स्ट हम थोड़ा और देखते हैं इस पोएम के बारे में। चेंज स्लाइड। बैक बैक नेक्स्ट बैक बैक बैक। The poem describes the contradictory but also complementary personalities of the speaker and his beloved। तो यहाँ पर एक तो कॉन्ट्राडिक्टरी भी यहाँ पर डिस्क्राइब हो रही है, और उसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री पर्सनैलिटीज यहाँ पर एक तरह कॉम्प्लीमेंट दे रहा है यहाँ पर उसके लिए, ऑफ द स्पेंसर है और बिलव्ड। यहाँ पर ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। द पोएट सेज दैट हिज बिलव्ड इज लाइक आइस। उसकी बिलव्ड किसकी तरह है? आइस की तरह। व्हाइल जबकि ही इज लाइक फायर, वो फायर की तरह। ही सेज दैट ही हैज डीप पैशनेट। वो कहता है, नेक्स्ट स्लाइड, ही हैज डीप पैशनेट लव फॉर हिज बिलव्ड। उसके बिलव्ड के लिए उसका बहुत ही तीव्र एक प्रेम उमड़ रहा है। बट हिज बिलव्ड इज सो हार्ड, लेकिन उसका हृदय कैसा है? बिल्कुल सेंसुअल, भाव शून्य है, और भी हार्ड होता जा रहा है, हार्ड हार्टेड होता जा रहा है, एंड कोल्ड, बहुत ही कोल्ड होता जा रहा है। उस फायर का, उस प्रेम की अग्नि का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दैट शी डजंट रेस्पॉन्ड टू हिज पैशनेट लव। उसके पैशनेट लव का भी कोई भी वो रेस्पॉन्स नहीं दे रही है। द पोएम कंक्लूड्स विद अ कपलेट के साथ इसका कंक्लूजन होता है दैट आंसर्स ऑल ऑफ द स्पीकर्स क्वेश्चन। जो स्पीकर के सारे क्वेश्चन, एक तरह से वो क्वेश्चन एनालाइज करता है कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। तो इन सब का कंक्लूजन एक तरह से किसमें मिल जाता है? हमें कपलेट में देखने को मिल जाता है, लास्ट की 2 लाइन्स में। इट इज लव दैट हैज गिवन द रिलेशनशिप्स द पावर। ये है इट नीड्स टू सक्सीड। ये क्या है? लव ही है जिसने इसकी रिलेशनशिप को ये पावर दी है। इट नीड्स टू सक्सीड। लव हैज द एबिलिटी। लव के पास एबिलिटी होती है टू ओवरकम ऑल टाइप्स एंड काइंड व्हेन इट एग्जिस्ट विद इन। ये हम क्लियर कर चुके हैं जेंटलमैन इस पैराग्राफ को। लेट्स कम टू द एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर ये देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेनेशन क्लियर करेंगे। या थोड़ा विजुअल क्लियर और नहीं हो रहा है तो इसको अदर स्लाइड के साथ इसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, ये आपके पास रखना है एक्सप्लेन करने के लिए, आपके पास ये पोइट्री होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।